नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दोपहर के 1 बज गए हैं। शुरू करते हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी सभी आ चुके हैं। बहुत स्वागत सब आप सभी का। और सबसे पहले बात हम पश्चिम बंगाल की करेंगे कि अच्छा बुरा वक्त सबके साथ लगा रहता है, ऊपर नीचे जीवन में लगा रहता है, लेकिन ऐसा खराब वक्त कभी कभी किसी पर आता है, जैसा इस वक्त ममता बनर्जी के ऊपर आया हुआ है। और मैं तो यूं कहूंगा सर कि ममता बनर्जी के साथ ये जाती है। इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता जो ममता बनर्जी के साथ हुआ। आप कहेंगे पार्टी टूटना, ये तो कईयों के साथ हुआ। पार्टी टूटने की बात नहीं कर रहा। पार्टी टूटी अपनी उनके बर्ताव की वजह से, उनकी पॉलिटिक्स की वजह से लोग चले गए। लेकिन जिस जुल्म की मैं बात कर रहा हूं वो तो इमोशनल अत्याचार से भी ऊपर है कि ममता जी ऐसी कल्पना दूर दूर तक नहीं कर सकती। चलो पार्टी हार जाएगी, बहुत कम लोग रह जाएंगे, ये भी कल्पना कर लेता है नेता, ठीक है भाई 15 साल राज कर लिया, हार गए तो कोई बात नहीं। आपने जिस रैंडम एक आदमी को उठाया, भीड़ में से एक आदमी को उठाओ और उसको कुर्सी पर बैठा दिया, और जब बुरा वक्त आए तो कहा कि अब तुम जरा थोड़ी देर के लिए उतर जाओ, मुझे बैठने तो मैं थक गया हूं। और वो कहना अब नहीं हो पाएगा। तो सोचिए कितना बड़ा जुल्म है। खबर यह है कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान, जो सांसद हैं लोकसभा के पश्चिम बंगाल से, बहरामपुर से, उनको खबर भिजवाई। और कुछ लोगों ने क्लेम किया कि सौरभ गांगुली के थ्रू खबर भिजवाई गई और उनसे कहा गया कि साहब आप इस्तीफा दे दीजिए, ममता जी के लिए सीट छोड़ दीजिए। ममता जी बाई इलेक्शन लड़ेंगी और अब लोकसभा में जाएंगी, क्योंकि वो ऐलान कर चुकी हैं कि अब मैं मोदी की सरकार गिराऊंगी और अब मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। तो उसके लिए तो लोकसभा का मेंबर होना ही पड़ेगा, या लोकसभा या राज्यसभा का। लोकसभा का होना बेटर माना जाता है। यूसुफ पठान ने फ्लैट इनकार कर दिया, खबर यह साफ इनकार कर दिया, वो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब आप बताइए कौन थे यूसुफ पठान? क्रिकेटर बढ़िया होंगे, लेकिन राजनीति से व्यक्ति का दूर दूर तक लेना देना नहीं था। और आज ममता बनर्जी के लिए यूसुफ पठान सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पहले इसी पर बात कर लेते हैं, फिर दूसरा जुल्म भी हुआ एक, अच्छा, और वो भी इसी लेवल का है, उसकी बात बाद में। लेकिन पहले यूसुफ पठान इनकार कर दें ममता बनर्जी को, भाई ये बात तो मुझे भी बुरी लगी। आप थे क्या, और आज आप अपने नेता के लिए सीट नहीं छोड़ सकते? नहीं, मुझे तो हंसी आ रही कि आपको भी बुरी लगी। क्यों बुरी लगी भाई? ममता बनर्जी गुजरातियों को गाली देते देते एक गुजराती मुसलमान को बंगालियों के माथे पे थोप देती हैं, तो बात तो तब बुरी लगनी चाहिए थी, बंगाल के लोगों को बुरी लगनी चाहिए थी। अधीर रंजन चौधरी जैसा मुर्शिदाबाद के लिए अपना जीवन, हमारे यहाँ कहते हैं होम कर दिया, यानी स्वाहा हो गया उसी में, वही करते करते अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद के लिए अपना जीवन होम कर दिया, और मुर्शिदाबाद के मुसलमानों ने उसे हरा के इन्हें जिता दिया। तो क्यों ये माने कि ममता बनर्जी की वजह से जीते? उनको तो एक सेलिब्रिटी मुसलमान चाहिए था, हो गया। अच्छा, यूसुफ पठान अब क्या है भाई? कोई बड़े क्रिकेटर हैं, कोई बड़ा उनका काम चल रहा है, क्या है वो? कुछ नहीं है। सांसदी से हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ममता जी तो फिर भी टीएमसी की क्या कहते हैं, एडवाइजर हो सकती हैं। सुना नहीं आपने? फिर से आपको दुखी होने का, एडवाइजर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इसको कहते हैं ना कि वो अंग्रेजी में है ना कर्माइज, तो वही वाला है। ये सामने आ रहा है। तब आपको लगता था कि ताश के पत्तों की तरह लोकतंत्र में जब चाहे जिसको चाहे फेंटे, किसी एक ऐसे व्यक्ति को दिया होता जो वहीं का होता, आपके लिए हल्के में छोड़ दिया यूसुफ पठान को। ठीक है, ममता जी की 100 गलती मान ली, यूसुफ पठान हल्का ही है भाई। अब फिर वही मैं कह रहा हूं, तो आप बात ही उल्टी कर रहे हैं। आज आपसे बिल्कुल सहमति नहीं है भाई। यूसुफ पठान तो हल्का ही, वो क्या था? उसकी कौन सी हैसियत थी? तू कौन, मैं खामखा? वो कौन था? उसको ममता जी ने मुर्शिदाबाद के मुसलमानों के प्रति भरोसे के लिए रखा, तो ये ममता जी का चयन था। इसका मतलब वो चयन खरा था। अच्छा, यूसुफ पठान को लेकर कभी भी ये नहीं था, वो व्यक्ति अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाता। उस व्यक्ति ने गुजरात में भाजपा सरकार की जम के प्रशंसा की है, भूरी भूरी प्रशंसा की, कहा यहां तो भाजपा अगले 30, 40, 50 साल नहीं जाने वाली है। तो मुझे लगता है एकदम दुरुस्त काम हुआ है, और बेवजह आप लोग दुखी बढ़िया किया यूसुफ पठान ने, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, कुर्सी मिली, वो काहे उतर जाए कुर्सी का? अच्छा, ये इन चर्चाओं के बीच कि टीएमसी के 20 सांसद छोड़ने के लिए तैयार हैं, या मतलब वो भी बागी हैं, अब इसका मतलब अब इनकी गिनती तो उन्हीं में की जाएगी। अभी तो ऐसे ही मानना पड़ेगा कि इनकी गिनती उन्हीं में है। बाकी 19 भी, अब वो नाम भी सामने आने लगे, एक तो हो गया। लेकिन इसकी बात बाद में। वो दूसरा जुल्म जो हुआ, समीर जी, हुमायूं कबीर ने कहा मैं छोड़ देता हूं सीट ममता जी के लिए। मतलब अपना तो हो गया बेगाना, अपना जिसको टिकट दिया वो तो लेके भाग गया विरासत, और जो पहले जिसको घर से निकाल दिया था, जिसको भगा दिया था, निकाला नहीं था, तो जैसे भी गया, पराये कह रहा है मैं छोड़ देता हूं सीट। पराये अपने हो रहे हैं, अब पराया वो अपना हो रहा है। मेरा कह रहा है मैं 2 जगह से जीता हूं,
2 जगह से जीता हूं, 1 सीट में देने के लिए तैयार हूं नहीं, उनको। अब आप सुनिए, विजय जी कह रहा है, विजय जी कह रहे हैं कि अपना तो अपना यूसुफ होता है। पठान अपना तो अपना होता है। हुमायूं कबीर एक अपना बार हुमायूं कबीर कुछ बात सुना दीजिए। 70 रेजिनो को छोड़ा तो उस सीट में मेरा बेटा को उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इलेक्शन तो अभी नहीं डिक्लेयर होगा। तो जो इलेक्शन का जो शेड्यूल डिक्लेयर होगा उनके पहले ममता बनर्जी मुझे खुद बोलेगी तो मैं ये एक्सेप्ट कर लूँगी। ममता बनर्जी के लिए मेरा जो पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी का उम्मीदवार खुद ममता बनर्जी के लिए मैं उम्मीदवार नहीं दूंगी। मैं रेजीनगर को जो आम आदमी है उनको मैं समझाएगी, मैं रिक्वेस्ट करेगी तो मेरा बात सुन के वो ममता बनर्जी को चुनाव में जिताएगी। अब देखिए उन्होंने और गजब कर दिया है, वो कह रहे ममता जी कहें तो मैं छोड़ दूं। ऐसा है। अब ममता जी कहें हुमायूं कबीर को कि हुमायूं कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें पार्टी से निकाला, कोई बात नहीं, तुमने मुझे चुनाव में कोसा, अब मेरे लिए छोड़ दो। एक घाव पर जो मिर्ची रगड़नी होती है ना, कहते हैं पर आता है बहुत ज्यादा। आईपीएल तो अब आप सोचिए ना, जिनको हटा दिया गया। समीर जी, अभी अहमदाबाद में आईपीएल का फाइनल हुआ था और फाइनल के बाद दूसरे दिन यूसुफ पठान और हरभजन सिंह ने साथ में डिनर किया है। तो 2 पूर्व क्रिकेटरों ने बैठ के क्रिकेट के भविष्य के बारे में बात की, या 2 राजनेताओं ने अपने राजनीतिक भविष्य की बात की। हरभजन सिंह ने कह दिया होगा भाई मेरा तो भविष्य सुरक्षित हो गया है, अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करो। अब हो सकता है उसके बाद यूसुफ पठान ने कहा हो कि भाई मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर ममता बनर्जी को इतना है कि लोकसभा जाना है तो भाई डायमंड हार्बर से जाए ना, अभिषेक बनर्जी से इस्तीफा ले। अभिषेक बनर्जी बोले कि मैं ममता दी के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। 11 लाख से मैं जीता हूँ, ममता बनर्जी वहां से 12 लाख से जीतेगी और रिकॉर्ड तोड़ेगी, सबसे ज्यादा वोट जीतने का। जीत जाएंगी, डायमंड हार्बर से लड़ेंगे। नहीं तो अभिषेक बनर्जी बोले और लड़के ममता बनर्जी देख ले कि वहाँ क्या होता है। हार्बर मॉडल तो ध्वस्त हो गया है ना। इसलिए मैंने पूछा। नहीं तो वो बताया बहरामपुर सुरक्षित है, तो ये बताया वो कि भाई नहीं हुआ है ध्वस्त। आज भी वहां पर अभिषेक बनर्जी सबसे बड़े नेता है और ममता बनर्जी वहां से जीत के दिखा रही है। वैसे बताओ आपको सुरक्षित तो अब कुछ नहीं रह गया। नहीं, अगर मुर्शिदाबाद के 9 विधायक जीते हैं मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी के, तो फिर खालिस मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी। चलो अभिषेक बनर्जी 60%, 70%। अभिषेक बनर्जी 8 चले गए ऋतुव्रत बनर्जी के साथ। अभिषेक बनर्जी नहीं छोड़ेंगे, मोहिया मोइत्रा छोड़ दे कृष्णानगर के सीट। मोह मोइत्रा दिख जाए बहुत बड़ी वो बात है। बोले तो छोड़ने कि की मैं सीट ममता बता। बनर्जी ने मुझे बनाया। आपने अच्छा याद दिलाया, महुआ का कुछ पता है आपको? हिंदुस्तान के बाहर है फिलहाल, सुना मैंने। अच्छा, वो विदेश में, ठीक है। तो चलेंगे नहीं, 4 तुम्हारा तारीख ट्विटर भी नहीं चल रहा, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल कुछ नहीं चल सब रहा। बाहर 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले फ्लाइट पकड़ने वाली हो मोहिया सकता मोइत्रा है थी। राघव चड्ढा की तरह सर 4 तारीख को जब ऑपरेशन चुनाव कराने परिणाम आए, 5 तारीख को जब से हुआ पार्टी का और 6-7 तारीख को जब पार्टी के टूटने की खबर आई, तो सबसे पहले फ्लाइट पकड़ के इंडिया छोड़ने वाली मोहिया मोइत्रा थी। अब इंटरनेशनल ये जो- रोमिंग डिसेबल करा दिया है। इंटरनेशनल रोमिंग जो है वो डिसेबल वो महुआ जी की डिसेबल है। अब ये 20 सांसदों वाली जो खबर आ रही है कि तृणमूल के 43 ओवरऑल विधायक हैं, 42 या 43 राज्यसभा लोकसभा मिला के, उसमें से 20 सांसद पाला बदलने की प्रयास कर रहे हैं। यहाँ खबर तो यहाँ तक है कि भाई 9 सांसद शॉर्टलिस्ट भी किए जा चुके हैं कि भाई इनके बारे में विचार किया जा सकता है, व्हाटएवर। लेकिन जाना होगा तो फिर ये 9 तो ऐसे तो नहीं जा सकती, इस्तीफा देके जाना पड़ेगा। और वो भी आप बंगाल में चलिए, इस्तीफा भी सेफ हो गया है। लेकिन वैसे 2/3 लगेगी मेजोरिटी लोकसभा की, राज्यसभा की अलग अलग। अब वो रिजू दत्ता इनके प्रवक्ता थे, सबसे पहले ये भागे थे टीएमसी से। लेकिन इनको मैं इतना क्रेडिट देता हूं कि उस दिन से जो ये कह रहे हैं वो हो रहा है। इन्होंने छोड़ते ही कहा था कि अब पार्टी टूटने वाली है और विधायक जाने वाले हैं, और इनकी सारी बातें अभी तक सच हुई हैं। अब इनका अगला दावा सुनिए। धुरंधर पार्ट 1 है बंगाल विधानसभा, धुरंधर पार्ट 2 है देश का संसद। क्योंकि जो हालत है, इस हालत में तृणमूल कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाह रहा है। क्योंकि जो भी तृणमूल के सांसद हो, विधायक हो या प्रवक्ता हो या लीडर्स हो, इनके साथ जो बेइज्जती किया गया, इनके साथ इनको जो अपमान किया गया, इनके साथ जो थ्रेट कल्चर चलाया गया, जैसे धमकाया गया, चमकाया गया, जैसे भय का पूरा माहौल था, उसमें कोई नहीं रहना चाहता, कोई नहीं। मेरे पास तो इतना भी खबर है कि 20 सांसद एप्लीकेशन फॉर्म डाल चुके हैं बीजेपी के दफ्तर में, पर बीजेपी ले नहीं रही है। खबर सूत्रों के मुताबिक मेरे पास खबर है कि शायद 9 सांसदों का एक शॉर्ट लिस्ट बना है। अब बीजेपी पार्टी जानती है, मैं तो बीजेपी में नहीं हूं, बीजेपी जानती है किसको लेगी किसको नहीं लेगी, या किसी को लेगी भी कि नहीं लेगी। बट इतना है कि 20 सांसद ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके रखा हुआ है। अब रिजू दत्ता जो कह रहे हैं
अब तो इतना सब होने के बाद वो बहुत मुमकिन लगता है कि इनके राज्यसभा के सांसद सुखेंदु शेखर रे, वो बड़े समय से बहुत, वो तो डेढ़ दो साल से नाराज हैं वो तो, और वो भी ये क्लेम कर रहे हैं कि अब ये लोकसभा पार्टी पहले टूटेगी और फिर राज्यसभा के बारे में जहां जिस हाउस में वो खुद हैं, उन्होंने कहा कि मैं अभी कह नहीं सकता मगर क्वाइट पॉसिबल। तो अब तो टीएमसी में सब कुछ ही पॉसिबल लग रहा है विजय जी। अब तो हो ही रहा है, ये चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं कि शुभेन जो टीएमसी के सांसद हैं राज्यसभा वाले इस्तीफा दे सकते हैं 5, 6, 7 जो भी हैं। यूसुफ पठान वाली खबर पे भी आपको हैरानी नहीं हुई? यूसुफ पठान पर हैरानी है, नहीं मुझे यूसुफ पठान पर हैरानी है। और एक पार्टी डिसिप्लिन भी होता है। हैरानी का मतलब क्या होता है? हैरानी का मतलब ये नहीं है, पार्टी डिसिप्लिन होता है कि पार्टी ने आपको, सब लोग किसके होते हैं? पार्टी के डिसिप्लिन पर चलते हैं ना। ममता जी को कहें या तृणमूल कांग्रेस ने बनाया, और वो तो अहमदाबाद से हैं, क्या वो अपनी वजह से वहाँ जीते हैं? और अपनी वजह से भी जो लोग जीतते हैं उनको भी छोड़ना पड़ता है बहुत बार। ऐसा नहीं है कि अपनी वजह से जो लोग जीतते हैं वो नहीं हो, लेकिन उनका छोड़ना नहीं छोड़ना। अब इसका मतलब समझ लीजिए भाई, आप जो 20 कर रहे हो उसमें से 2 तो हो गए। काकोली का नाम पहले ही था, अब ये हो गए, तो अब 18 पर ही आप चिंता कीजिए। लेकिन ये गंभीर बात है और इसको पॉलिटिकल बिहेवियर में मैं इसको सीरियस तरीके से ये सर नेताओं के लिए सबक भी है, नेताओं के लिए सबक भी है। और आप सोचो कि मैं अभी आप जब बात कर रहे थे तो मैं क्रिकेटर्स को सोच रहा था। एक और मित्र हैं नवजोत सिंह सिद्धू। नहीं, मैं जो मेरे मुंह से निकला था कि यूसुफ पठान का जो बड़ौदा का जो बंगला है वो खतरे में है। हाई कोर्ट का कौन सा बंगला? बड़ौदा के अंदर, बड़ौदा का बंगला। तो आप सोचिए, नवजोत सिंह सिद्धू साहब, बीजेपी ने जितना दिया, कांग्रेस ने जितना दिया, वो कहाँ रहे हैं? क्या उनका पॉलिटिकल बिहेवियर रहा? थैंकलेस। हरभजन सिंह जी को देख लीजिए, बिल्कुल थैंकलेस। वो आम आदमी पार्टी से। एक और बड़े क्रिकेटर जिसको हम लोग मतलब बोलने में ऐसा लगता है, सचिन तेंदुलकर। कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया, नॉमिनेशन दिया, राज्यसभा में दिया, भारत, लेकिन वो कोई कांग्रेस के साथ खड़े, पार्टी से नहीं गए थे, वो राष्ट्रपति के नॉमिनेशन नॉमिनेशन में गए थे। वो पार्टी मतलब वो ऐसे टेक्निकल बातें आप भी इतना प्यार से करते हैं ना। तो लेकिन मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि, और एक और मित्र हमारे कीर्ति आजाद साहब, जो भारतीय जनता पार्टी ने मतलब उनको इतना बड़ा किया, किस वजह से वो उस टीम में रहे, जो 83 की टीम में रहे, ये सब रहा, फिर एमपी रहे, और वो सब छोड़कर वो वहाँ चले गए। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचने की जरूरत है कि अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर वो एक सीट पर, और ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हुआ, सेलिब्रिटीज़ के साथ भी ऐसा हुआ। यदि हेमा मालिनी जी को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे लोग इसी तरह से बिहेव किया। धर्मेंद्र को लें, उनके बेटे को लें, देओल को, बॉबी क्या नाम है उनका, सनी देओल को लें, और सारे लोग हैं। तो ये सब पर पार्टी लीडरशिप को भी सोचना चाहिए कि अपने पार्टी कार्यकर्ता और बुरे वक्त में ये साथ नहीं रहने वाले, ये नहीं रहने वाले। वैसे ममता जी के साथ तो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी जो पॉलिटिकल थे वही नहीं साथ रहे। लेकिन बीजेपी अभी बहुत साफ साफ कह रही है कि ये जो हो रहा है ये टीएमसी की अपनी करनी है, और हम इन लोगों से अलग हैं। इन लोगों का बीजेपी में आने के लिए दरवाजा बिल्कुल बंद है। अच्छा, दिलीप घोष जो मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने तो बड़ा ये कहा कि हम बहुत भुगते हैं। अब वो किसका नाम, क्या सोच के उन्होंने बोला होगा हम बहुत भुगते हैं, किसने इतना सताया? तो पहले आप इनकी बात सुनिए। तो पहले से बोल चुके थे जिस दिन हारेगा पार्टी खत्म हो जाएगा। अब देखिए, नाखून में अभी तक काली है चुनाव का, वो खत्म नहीं हुआ, पार्टी खत्म हो गया। तो ये पार्टी किस आधार पर? केवल लूट के आधार पर ये पार्टी बनी थी, और कहीं का ईंट कहीं के रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये भानुमति की कुनबा खत्म हो रही है, और ये होना ही था। जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। और भी कुछ पार्टियां ऐसी है वो भी खत्म हो जाएगी। नहीं, हम तो दरवाजा बहुत टाइट करके बंद किए हैं। हम जानते हैं कि ये होने वाला था, कोई गलती से ना घुस जाए फिर से, हम भुगत चुके हैं, इसलिए दरवाजा अभी भी बंद है। देखा जाए आगे क्या होता है। भुगत चुके हैं। दिलचस्पी है सर मेरी, किसके लिए कह रहे हैं ये? एक मुकुल रॉय आए थे, मुकुल रॉय के लिए, मुकुल रॉय को ये आज के शुभेंदु अधिकारी सोच के लाई थी पार्टी। बिल्कुल, उनकी डेथ हो गई, मुकुल रॉय की तो डेथ अब नहीं रहे। उनकी बात कर रहे हैं जी सर। क्या आपको तो कुछ हैरानी नहीं होती किसी बात पे? नहीं, मुझे हमदर्दी नहीं है। आपको बहुत हमदर्दी, मैंने देखा कि आप शुरुआत ही इतनी हमदर्दी के साथ कर रहे हैं। अरे उस महिला, मैंने तो कहा कि ये इंट्यूटिव विजडम है। मैंने तो सपना देखा था 4 मई से पहले कि ममता बनर्जी हार रही हैं और कलकत्ता की मंडी में जो है वो उजली साड़ी पहन करके और सब्जी बेच रही हैं। मैंने अब इसको मैं क्या कहूँ, मैंने उनकी राजनीतिक पराजय वैसी उस प्रकार की राजनीतिक पराजय है। मैंने किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ममता जी को ये दिन देखने पड़ेंगे। लेकिन सोचिए तो सही है, क्यों ऐसा होता है?
जब आप आंख नाक कान सब बंद कर देते हैं और गांधारी बन जाते हैं, धृतराष्ट्र बन जाते हैं, जब दुर्योधन को आप पालेंगे तो कुरुक्षेत्र जैसा ही निष्कर्ष निकलेगा। आपके सारे लोग मारे गए, आपके साथ मारे गए का मतलब राजनीतिक तौर पर। और आज आपके जिसे कहने रहा न कोई कुल रोवन हारा, तो अब आप 5 लोगों की मंडली के बीच में आप बैठ करके रुदाली कीजिए, छाती पीटिए, रोइए, गाइए, नरेंद्र मोदी को धमकाइए। आप जिस प्रकार की ममता जी ने राजनीति की, उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया, आने वाले देश के हितों के साथ समझौता किया, बांग्लादेशियों को शरण दे करके जिस प्रकार से उन्होंने काम किया वो देशद्रोह से कम नहीं है। ये मैं फिर बार बार इसे दोहराता रहूंगा। जिस प्रकार से उन्होंने नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के लोगों को अपमानित करने की कोशिश की, आप फोन नहीं उठाते प्रधानमंत्री का, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया तो मैंने फोन नहीं उठाया। आप एक संवैधानिक संस्था में एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री को आप अपमानित करने की भाषा आप बोल रहे हैं। आप देखिए उसके निष्कर्ष अब क्या इसमें है। आपको उससे इसी आपने जो बात कही ना, ऐसी एक बड़ी खबर अभी बताता हूं ममता जी से जुड़ी हुई। लेकिन ये अपमानित किया करना विधायकों को या नेताओं को, पार्टी के इल ट्रीट करना, उसको सारा दोष अभिषेक बनर्जी को दिया जाता है। अब एक बात सुनी थी कल प्रोग्राम में, आप ही लोग शायद कुछ बता रहे थे कि जब हार के बाद विधायक दल की मीटिंग हुई तो जब अभिषेक बनर्जी की एंट्री हुई तो ममता बनर्जी ने कहा कि इनकी कोई गलती नहीं है हार में, सब खड़े होकर के इनका स्वागत कीजिए, स्टैंडिंग ओवेशन इनको दीजिए, स्टैंडिंग ओवेशन 250 से 80 विधायक बनाने के लिए। तो वो बात मुझे खटकी, मुझे वो बयान मिला है जो वही संदीपन साहब बागी एक विधायक है, वो बता रहे हैं कि क्या हुआ था उस मीटिंग में। आप सुनिए। दल जब हार गया उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में गए थे, वहां पे सारे एमएलए को बोला गया था कि अभिषेक के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो बहुत अच्छा काम किया, सब खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दो। जो एमएलए तब से जब अभिषेक बनर्जी शायद स्कूल में पढ़ते थे, उनको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा। कहीं ना कहीं तो मन में लगेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो इसका रिएक्शन होगा। अभी भी अगर दल यही सोचते हैं कि हम ही लोग सब कुछ है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है, किसी का कोई ओपिनियन नहीं लेना है, हम लोग डिसाइड करके आप लोग को बोल देंगे और आप लोग को वही राह में चलना पड़ेगा, ऐसे होते हुए आया है। आज जब मौका मिल रहा है कि इसको नकारने का, लोग नकार रहे हैं। कह रहे हैं भाई वहां इतने सीनियर लोग भी हैं कि जब अभिषेक बनर्जी स्कूल में पढ़ते होंगे तो ये एमपी एमएलए बन गए होंगे, नेता, मतलब प्रॉपर पॉलिटिक्स में। कितनी उम्र है उनकी? 34 साल, 34, 38। और ये 10-10 बार का विधायक भी है टीएमसी के अंदर। उन सबसे खड़ा कहा गया कि खड़े होकर देखिए इसको पार्टी की जो लीडरशिप है उसका उम्र से कोई रिश्ता नहीं। विजय जी ये सोचिए ना कि वो 38 में कहाँ है और हर्षवर्धन जी कहाँ है इस उम्र में। अरे यही क्या मतलब हुआ? ये तो बहुत सम्मानित लोगों में से हैं, देश के सम्मानित लोगों में से हैं। इसमें आपने ये अभी भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं आप बनर्जी से। इसमें कौन सी इंस्पिरेशन लाएगा सर? वैसे नहीं, देखिए, आपने कह ही दिया तो मैं एक लाइन तो बोली राजनीति की उर्वर जमीन पर आप भी चलने के लिए तैयार हो जाए। नहीं, चूंकि आपने कहा तो एक लाइन तो बोली दूं। मैं जो भी हूं सब अपनी हैसियत से हूं। मेरी कोई बुआ, मेरे कोई फूफा, मेरे घर परिवार कोई दूर दूर तक कोई लेन देन, वो यही सुनने के लिए उन्होंने कहा, इसीलिए कहा उन्होंने। तो ये हालत थी। अच्छा, एक खबर और है सर कि स्पीकर ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि ऋतुव्रत बनर्जी जो अब एलओपी हो गए हैं, बागी गुट के नेता, वो उनका एक्सपल्शन, निष्कासन टीएमसी से वो गलत था, प्रॉपर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। क्योंकि टीएमसी ने यही प्ली ली थी ना कि जिस व्यक्ति को हमने पार्टी से ही निकाल दिया, वो कैसे उस पार्टी का लीडर ऑफ द विधायक दल का नेता कैसे हो सकता है। तो स्पीकर रिकॉर्ड पे आके कह रहे हैं कि ये निष्कासन ही गलत है। प्रोफेसर साहब ने तो 3 दिन पहले कह दिया था। स्पीकर जो स्पीकर हैं रतिंद्र बोस, उनका बयान चला दीजिए। बहस तो आप ही कर रहे थे सर, जिसका उपसंहार पहले से तय था। सी किया है, उससे ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं किया। उनको थोड़ा जो एलओपी के लिए जो चिट्ठी दिए थे, चिट्ठी में थोड़ा लैकुना था, इसलिए जो नेक्स्ट में जो स्टेप लिया वो एक्चुअली आके सब दिखाया जो ऐसा ऐसा है, वही हिसाब से हम लोग डिसीजन लिया। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो चिट्ठी दिया है निष्कासन करने के लिए, वो चिट्ठी वैलिड नहीं है, पहला। और दूसरा है, निष्कासन करने के लिए किसी को शोकॉज करना पड़ता है।
उसको टाइम देना पड़ता है। आज ही चिट्ठी दिया जी आज निष्कासित, तो वो तो नहीं होता है। इसीलिए उसका निष्कासन उन लोग नहीं मानता है जो ज्यादा एमएलएस है, 58 एमएलएस है। उन लोग बोलता है वही तृणमूल में है, तो उन लोग का बात मानना पड़ेगा। तो ये तो पहली दलील ही खारिज हो गई समीर जी ममता बनर्जी की। नहीं ठीक है, अब स्पीकर बोला, लेकिन वैसे ये स्पीकर का डोमेन नहीं है ना कि पार्टी ने निकाला है। संगठन की बैठक है, संगठन की बैठक है। स्पीकर तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर ये कैसे तय करेंगे कि भाई उन्होंने नहीं, क्योंकि सवाल ये ना कि आपने अपॉइंट कैसे किया इनको एलओपी। नहीं, पार्टी से निकालने का बोल रहे हैं कि जो पार्टी से निकालने की बात किया है वो गलत है, निष्कासन पार्टी से गलत है। स्पीकर ये कह रहे हैं कि उनका निष्कासन पार्टी से गलत तरीके से हुआ है। वो बेसिकली स्पीकर के डोमेन में नहीं आता है। वो ये तय नहीं कर सकते कि उनको प्रोसेस फॉलो किया है पार्टी के अध्यक्ष ने, पार्टी के संविधान के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं सर, जब टीएमसी ने उनको ये बोला कि इस आदमी को हमने निकाल दिया है, तो स्पीकर ने उसको एग्जामिन किया होगा ना। नहीं, उसके बाद अपॉइंट किया होगा। नहीं, स्पीकर का ये कोई कंसर्न नहीं, विधायक तो वो है ना। स्पीकर का ये कंसर्न नहीं, स्पीकर का तो ये कंसर्न है कि उसके पास विधायकों का बहुमत है कि नहीं। जब वो पार्टी में ही नहीं रहा, तृणमूल तो कह रही है वो पार्टी में ही नहीं रहे। नहीं, लेकिन हमने निकाल दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ना। ये तो भाई जाके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या चुनाव आयोग में कह सकते हैं। अच्छा। स्पीकर कहेगा कि भाई मेरे पास तो विधायकों का आया, मैंने विधायकों के आधार पर तय कर दिया। आप कह रहे हैं स्पीकर का काम नहीं था, ये इसकी इसकी जजमेंट स्पीकर नहीं दे सकते। बेस क्या है, आधार क्या है कि वो एलओपी हो गए हैं? आधार ये है कि वो टीएमसी के विधायक हैं। अगर स्पीकर इसको स्वीकार कर लेते कि टीएमसी में नहीं है वो, तो कोई निर्दलीय विधायक जाके थोड़ी ना टीएमसी के नेता का क्लेम कर पाएगा। वही तो ये तकनीकी मसला है जिसके लिए, और जाहिर है जब इस तरह की चीजें होती हैं, और चूंकि जो भी 58 नंबर बताया जा रहा है तो वो नंबर उनके साथ हैं, तो फिर वो कहां टिकेंगे? फिर सर वो एक खबर, बड़ी तकनीकी खतरनाक खबर, इसकी बात कर लेते हैं। बहुत खतरनाक से मेरा मतलब बहुत गंभीर मामला है। अच्छा, ये इस खबर की, ममता जी का प्रदर्शन कब हुआ सर? परसों तरसों हुआ ना? ये उसी दिन खबर हमारे पास थी। हमने ये उचित सोचा कि यार चलो इसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए ऐसी बात का, लेकिन अब ममता बनर्जी के ऊपर एफआईआर हो गई है। उस दिन उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने एक बात कही, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है कि इन्होंने देश विरोधी काम किया है। क्या काम किया इन्होंने उस प्रोटेस्ट में खड़े होकर के ये कहा कि बांग्लादेश में, आपको याद है एक हादी नाम का लड़का था, स्टूडेंट लीडर, उसकी हत्या हो गई थी, बहुत आग लगी वहां पर उसके बाद। और वहां ये क्लेम किया जाने लगा कि जो हत्यारे थे वो भारत से आए थे, भाग भी भारत गए वापस वो। अरे उसके बाद फिर ये बीच बीच में चलता रहा कि कोई पकड़ा गया है, कोई मेघालय से या कहीं से। इन्होंने खड़े होकर के वहां बोला लोगों के बीच में कि मुझे होम मिनिस्टर अमित शाह ने फोन किया और कहा कि बांग्लादेश के एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या से जुड़ा कोई संदिग्ध है, वो मेघालय का बॉर्डर क्रॉस करके पश्चिम बंगाल में चला गया, तो अपनी पुलिस को बता दीजिए। और ये बात जो है बाहर नहीं जानी चाहिए, ये देश का सवाल है। ये ममता बनर्जी बोल रही हैं कि होम मिनिस्टर ने मुझसे कहा ये किसी को ये बात बाहर न जाए, ये देश का सवाल है। और ममता बनर्जी उस बात को मजमे में खड़े होकर बता रही है, और ये बात बांग्लादेश में बताई जा रही है। ममता बनर्जी का बयान कोट करके टीवी चैनलों पे दिखाया जा रहा है। आप जरा आपको बंगाल पुलिस को बोल दो ये बात बाहर में नहीं कहने के लिए, एक देश के लिए। ये वो पूरा बताया उन्होंने खुद कि मुझे होम मिनिस्टर नहीं। ये तो आप सोचिए ना कि ये महिला कितना देशद्रोही है। मैं फिर बोल रहा हूं, महिला बोल रहा हूं, कोई सम्मान नहीं है ये महिला, सम्मान के या पात्र नहीं है। कोई महिला इतने सेंसिटिव मैटर पर यदि इस प्रकार की भाषा बोल रही है, आप समझ रहे हैं इसका रिपरकशंस बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर क्या होगा? सर हमने ये सोच के नहीं चलाई थी खबर ये, लेकिन अब तो ये आम हो गई, बांग्लादेश में चल रहा है। ये चलाना चाहिए, क्योंकि इस महिला का विद्रूप और विभत्स चेहरा इस देश को पूरा जानने का हक है कि महिला कितनी देशद्रोही है। अंदर से देश को दीमक की तरह बंगाल में चाट रही थी। इस महिला का रियल विद्रूप चेहरा देश के सामने आना चाहिए। इतना सेंसिटिव मैटर जिसमें देश का नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कोई मुख्यमंत्री के पास इतना सीक्रेट, तुम ओथ लिए हो, तुमने कसम खाई है, संविधान की कसम खाई और ओथ लिया है आपने सिक्रेसी का, कैसे तुम पब्लिक डोमेन में? बिल्कुल एफआईआर होना चाहिए, उसको घिसिट करके इसको जेल में डालना चाहिए। 2 एफआईआर हो, घिसिट करके इसको जेल में डालना चाहिए। इसके साथ कोई मुरावत की जरूरत नहीं है, इनके साथ कोई नैतिकता और कोई सम्मानजनक व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं। बोल दूं, ममता जी ये पूरी तरह से झूठ इसलिए बोल रही हैं। अमित शाह को जो लोग जानते हैं, अमित शाह भला किसी को फोन करके ऐसे संवेदनशील मामले में ऐसी कोई बात कहेंगे भी क्या?
और अगर ये बात ममता बोल सकती हैं तो फिर घुसपैठिया भी बसा सकती हैं, बंगाल की डेमोग्राफी भी बदल सकती हैं, और जो फिरहाद हकीम कह रहे थे कि आधा मुसलमान कर देंगे, उसमें भी वो शामिल कहा है नहीं कहा, उन्होंने तो यही कहा ना जो आपने भी सुना। नहीं, तो इसीलिए कह रहा हूं कि अमित शाह ने नहीं कहा। इस पर आगे और बात करेंगे।